हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर है सबको ऑडियो वीडियो? यस सर। हम्म। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स बोथ आर वेरी सिमिलर लेसन। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स इतना दिक्कत नहीं देगा आपको, पटापट आएगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्सेस देखा था कि जैसे कि दो कंडक्टिंग लूप्स लिए, एक का नाम है C1, दूसरे का नाम है C2। उनकी लेंथ है सपोज L1 L2 और उसमें से फ्लो होने वाले जो करंट है वो है सपोज I1 एंड I2। और वो दो जो कंडक्टिंग लूप्स है उसके बीच में का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो है सपोज D, राइट। और अपन ने ये जो पूरा कंडक्टिंग लूप है इसका एक डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर किया था DL1 और दूसरे कंडक्टिंग लूप का DL2। देन व्हाट एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट कि जो भी डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फोर्स रहेगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ I1 DL1 एंड I2 DL2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन व्हाट टू कंडक्टिंग लूप्स। बस इसको सॉल्व किया और k की वैल्यू 1/4 ये सब्सटीट्यूट करके ये हो गया उसका डिफरेंशियल फॉर्म, ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म। तो जस्ट वेरी सिमिलर टू कुलम्स लॉ, राइट। फिर उसके बाद देखा अपन ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो ये क्या रहता है, जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था बस वैसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अभी इधर डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट सोर्स। सोर्स है ना I इंटू DL। आई बोले तो क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड DL बोले तो उसके डिफरेंशियल लेंथ जहां पे आपका सोर्स है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन H से डिनोट करते हैं। तो अगर सपोज यही डायग्राम अगर अपन कंसिडर करते हैं C1 C2 दो कंडक्टिंग लूप्स, तो ये C1 C2 दोनों कंडक्टिंग लूप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट पे अगर मैं फोर्स एग्जर्ट करता हूँ, राइट, तो वो पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है तो वो फिर ऐसा निकालेंगे अपन, फोर्स पर यूनिट सोर्स लाइकवाइज। तो होप समझ गए। फिर उसको अपन ने डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा और उसको अपन ने इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखा। तो होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ ये देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है ना। अगर मैं यहाँ पे DH बार लिखता हूँ, DH बार लिखता हूँ तो ये इंटीग्रल साइन हट जाएगा। क्लियर है क्या सब लोग? हेलो, मैंने अभी क्या बोला समझा ना? तो अभी ये अपने को लगने वाला है जैसे लास्ट लेसन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ये देखा था, वैसे अभी आज अपने को एक्सप्रेशन देखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट बोथ तो सिमिलर ही है एकदम। उधर पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था अपन ने, इधर ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने डिराइव किया ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर बायट सेवर्ट्स लॉ देखा अपन ने, तो ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कल। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पेपर में आ सकता है, हाँ, बहुत बार आता है तो इस बार भी आ सकता है। एक्सप्रेशन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस अलोंग z एक्सिस देन एट एनी पॉइंट इवैल्यूएट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सेकंड क्वेश्चन में ये क्लियर हो रहा है कि अलोंग z एक्सिस जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट, शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। तो तीनों भी क्वेश्चन सिमिलर है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो H की वैल्यू आपको निकालना है। तो अभी ध्यान देना, जैसा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन किया था, लेट मी शो यू, ये वाला ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर टेकन अलोंग जेड एक्सिस सेम रहेगा, अभी पूरा सेम रहेगा। लगे तो मैं तो बोलूंगा कि यही डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ, सेम रहने वाला है, सेम पूरा। समझ गए क्या? चलो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, लगे तो मैंने उतना टाइम बचेगा अपना। ध्यान दीजिए, ये पूरा सेम रहने वाला है पूरा। जस्ट अ मिनट, ये कॉपी कर लेते अपन, यानी टाइम बच जाएगा। और ये समझा हुआ है आपको सब, कॉपी करने वाला नहीं था मैं, लेकिन ये पूरा ही सेम है तो क्या अननेसेसरी टाइम नहीं कमाते। ये लिख लेता AR कैप वगैरह, ये पूरा सेम आने वाला है, यहाँ तक तो पूरा ही सेम है। समझा के भी देता हूँ लगे तो।
मैं लिखने वाला था पूरा, लेकिन ये पूरा ही जैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो अननेसेसरी टाइम नहीं गमाते। वही वो है पूरा। हाँ, यहाँ पे भी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस अलोंग जेड एक्सिस। तो ये देखो अलोंग जेड एक्सिस अपन ने कंसिडर किया, राइट। तो वही कंसिडर द इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जगह पे अभी यहाँ पे अपन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। कंसिडर इन द इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर टेकन अलॉन्ग जेड एक्सिस, वही कार्यक्रम। ना एक पॉइंट अपन ने ये डायग्राम ड्रॉ करते आता है आपको, प्लीज रिस्पॉन्ड करो तो करते आएगा ना डायग्राम ड्रॉ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिर ये जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अलॉन्ग रखा है ऐसा, राइट। आप लोग निकालना है तो निकाल सकते हो, दिस इज द कंडक्टर ना। ये ऐसा कंडक्टर आप लोग निकाल सकते हो एक आधा, कोई भी ऐसा। लेकिन ये इन्फिनिटी तक है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। फाइनाइट रहता था तो ड्रॉ करते थे अपन इसको। समझ गए ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो कंसिडर द पॉइंट पी 0 0 0 0 0 जेड ऑन द लाइन चार्ज नहीं अभी यहाँ पे, ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर। कंसिडर पॉइंट पी ऑन दी कंडक्टर, लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ गए क्या? टेकन along z axis and which acts as a what? Source point, which acts as a source point. Just a minute. Current carrying conductor placed along z axis and which acts as a source point, and let q of 0 rho 0 be any point on the y axis acts as a field point. समझ गए क्या? और जो dl है वो है डिफरेंशियल लेंथ किसका? करंट कैरिंग कंडक्टर का, डिफरेंशियल लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए तो जल्दी जल्दी। ये समझ गए क्या आप लोग? दो पॉइंट कंसिडर किए, एक पी और दूसरा क्यू। पी पॉइंट एक्स एज व्हाट? सोर्स पॉइंट। क्यू पॉइंट एक्स एज अ फील्ड पॉइंट, जहाँ पे फील्ड डिजायर्ड है। अब इन दोनों में का डिस्टेंस कौन है? आर बार, बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा उसका? आर बार इक्वल टू दिस। तो ये भी तो सिमिलर ही है ना एकदम। समझ गए आप सभी लोग? क्लियर हो गया ना? तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, जो आ गया पोजीशन वेक्टर। जस्ट अ मिनट। आर बार भी निकाल लिया, मॉडुलस ऑफ आर बार भी निकाल लिया, और यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। तो होप यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग? क्लियर है? चलो, अभी बहुत काम की चीज है। अभी उसके बाद अपन ने डेरिवेशन में उधर क्या किया था? अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो लिखा था, ई बार, इजंट इट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने देखा था वो लिखना पड़ेगा। सो वी हैव द differential amount of differential amount of magnetic field intensity
differential amount of magnetic field intensity is, बोलिए क्या रहता है? कल देखा था अपन ने, डी एच बार इक्वल्स टू कितना रहता है? ये रहता है आई इंटू डी एल बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए आर कैप। अरे रहता नहीं इतना, कल ही तो देखा, अपॉन, कल प्रूव किया था ये सब, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। होप समझ गए आप लोग। अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो अपन ने ऊपर प्रूव किया, समझ रहे हैं ना? तो आर बार की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद ए आर कैप की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज अभी यहाँ पे जाके अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो बोलिए फिर एक एक वैल्यू बोलिए। तो देयर फोर डी एच बार इक्वल्स टू, देयर फोर डी एच बार इज इक्वल्स टू आई इंटू डी एल बार। अब डी एल बार के जगह पे आप डी जेड बार लिख सकते हो ना, क्योंकि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस अलोंग जेड एक्सिस। क्रॉस प्रोडक्ट विथ, क्रॉस प्रोडक्ट विथ व्हाट इज ए आर कैप? ए आर कैप कितना है? ए आर कैप ये क्या, तो इतना है ना, ये वाला, दिस इज ए आर कैप, राइट? तो ये सब्सटीट्यूट करते हैं। सो रो इंटू एरो कैप माइनस जेड इंटू ए जेड कैप अपॉन, अपॉन, अपॉन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर कौन है? 4 पाई r स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए फिर? सो इज इक्वल्स टू नाउ, क्लियर है कि ये स्टेप सब लोग को, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, क्लियर है ना? हेलो, हाँ यस समझ गए। अभी वही कार्यक्रम एज, एज लगे तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे। सो डी एच बार इज इक्वल्स टू हाउ मच? ये हो गया आई इंटू डी जेड बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ, ये डी जेड बार को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो अभी हम, अगर इसको स्केलर में कन्वर्ट करते हो तो डी जेड बार को ए जेड कैप इंटू डी जेड ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट विथ रो इंटू एरो कैप माइनस जेड इंटू ए जेड कैप अपॉन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू कितना हो गया? 3/2। होप समझ गए। नाउ एज द इनफाइनाइट current carrying conductor, current carrying conductor is taken along, is taken along z axis, so therefore neglecting is taken along z axis, therefore neglecting az cap component। लेकिन ये वाला az cap, हाँ ये मत रिमूव करना, ये अपन वो एक्चुअली dz बार था। सो therefore we are getting here dh बार इज इक्वल्स टू, ऐसा सिमेट्री के हिसाब से अब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पे जो z और फाई कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, इसलिए उसको लेके कोई मतलब नहीं बन रहा है। सिर्फ अफेक्ट होगा तो वो रो कंपोनेंट रहेगा। तो वैसा भी लिख सकते हो आप, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आई इंटू ए जेड कैप इंटू डी जेड क्रॉस प्रोडक्ट विथ आएगा सिर्फ यहाँ पे रो इंटू ए रो कैप, ए जेड कैप कंपोनेंट अपन ने रिमूव कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, अपॉन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू कौन? 3/2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू डी जेड, इजंट इट? अब ये जो ए जेड कैप है ना, ए जेड कैप को मैं इधर इसको दे देता हूँ, तो ए जेड कैप के कारण ये वेक्टर है, तो इसको अगर स्केलर में लिखना और ए जेड कैप निकाल देना है तो मैं इसको डी एच और बेस में ऐसा लगे, तो ये बाद में करते हैं अपन, रुको, ये ए जेड कैप को अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। बोलिए इंटू कौन? रो, आई इंटू डी जेड इंटू रो लिख लिया। अब मुझे बोलो ए जेड कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ एरो कैप कितना आता है? ए जेड कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ एरो कैप कितना आता है? एनीवन? ए जेड कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ एरो कैप कितना आता है? हाँ, तो यहाँ पे ए जेड कैप क्रॉस एरो कैप ये कितना होता है? फिर ए फाई कैप होता है।
ए फाई कैप कैसा आया? तो आपको पता है रो फाई जेड अगर कोऑर्डिनेट्स है सिलेंड्रिकल के तो उसके यूनिट वेक्टर एरो कैप, ए फाई कैप एंड ए जेड कैप. सो इन दैट सेंस ए जेड कैप क्रॉस एरो कैप कितना होगा? ए फाई कैप. राइट, साइक्लिक ऑर्डर. ए फाई कैप क्रॉस ए जेड कैप कितना होगा? एरो कैप, है ना? तो एरो कैप क्रॉस ए फाई कैप कितना होगा? ए जेड कैप. तो ये चक्कर घूमते रहेगा. अगर उल्टा होता था तो पेनल्टी देना पड़ता था माइनस साइन की. तो इसीलिए मैं ए जेड कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ एरो कैप को ए फाई कैप लिख सकता हूँ अपॉन अपॉन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2. अब ये ए फाई कैप जो है इसको मैं इधर लेके आता हूँ. ये डी एच बार जो है तो इट विल बिकम नाउ डी एच फाई. तो ये हो गया फिर आई इंटू रो इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2. तो होप यहाँ तक समझ गए. अब आगे का बोलो. आगे व्हाट वी वांट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन. तो अपने को डिफरेंशियल नहीं चाहिए, अपने को एच फाई चाहिए. एच फाई चाहिए तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग हियर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बिटवीन द लिमिट्स. अब इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, बिटवीन लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. राइट, तो ये बन जाएगा फिर एच फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई इंटू रो इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2. राइट, ऐसा आ जाएगा ये. होप समझ गए इतना. क्लियर है? इसको नीचे ले लेता हूं. आगे बढ़ते हैं. सो देयर फोर नाउ एच फाई इक्वल्स टू यहां से आई रो और 4 पाई आउटसाइड निकल गया. इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2. एनीवन नाउ प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. हेलो, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं आप? अरे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं? जब तक यार एक एक को पूछता नहीं ना आता माझी चिडचिड होते हैं. एक एक को पूछता नाही ना, आप बोलते नाही यार. ऐसा नाही चालतं यार. खुद हो की इनिशिएशन पटकन अनम्यूट करा स्वतःला आणि सांगा पटकन कसं सॉल्व्ह करायचं. असं काही तर फीडबॅक भेटला पाहिजे ना. नुसतं मी पागलासारखा शिकवतो आणि तुमच्याकडनं काहीच फीडबॅक भेटत नाही. मलाच तुम्हाला ऍक्टिव्ह करावं लागतं. आता कैसा ये पहिला दूसरा दिन नहीं है ना. अभी ऑलमोस्ट वैसा देखा जाए तो 1 महीने के ऊपर हो गया अगर लेक्चर्स का कंपॅरिझन करे तो. पहिल्या युनिटमध्ये आपण 17 लेक्चर घेतले, दूसऱ्या लेसन मध्ये आपण जवळपास 10 ते 11 लेक्चर घेतले. तो 1 महीने के ऊपर का टाइम स्पॅन हो गया. इतना अपन ने टाइम दिया एकमेक को. इतना टाइम देने के बाद कैसा है, क्वेश्चन पूछा पटकन एखाद्याने अनम्यूट करायचं पटकन सांगायचं. मला प्रत्येकाचे नावं घ्यावं लागतात तर त्यात वेळ जातो ना यार. हाऊ टू सॉल्व दिस इंटिग्रेशन? हाँ, सब्सटीट्यूट. क्या सब्सटीट्यूट करूं? अरे इसको सॉल्व कैसे करें? पुटिंग हा श्रावणी याला सॉल्व कसं करू? क्या सब्सटीट्यूट करू? Z equals tan tan theta. Z equals to Z equals to rho tan theta. putting Z is equals to what? Rho tan थीटा. सही है ना? लास्ट टाइम समझाया था सब. सो डी जेड इज इक्वल्स टू रो इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव कौन? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन
जब z इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी है तब थीटा कितना आएगा? z अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन समथिंग माइनस इन्फिनिटी, और tan माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होगा? माइनस पाई बाय टू पे होगा। एंड व्हेन z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तब थीटा कितना होगा? तो पाई बाय टू होगा। सो देयरफॉर नाउ एच फाई इक्वल्स टू आई इंटू रो अपॉन फोर पाई, और इंटीग्रेटिंग लिमिट हो गए थीटा के माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। सॉल्व करते इसको, वन अपॉन व्हाट डू यू मीन बाय रो? रो एज इट इज रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कौन? रो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रेस टू थ्री बाई टू इंटू डी जेड, और डी जेड का मतलब है रो इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो आई इंटू रो, और ये भी रो बाहर ले लेते हैं तो ये रो स्क्वायर हो गया अपॉन फोर पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर डिनोमिनेटर में से मैं रो स्क्वायर कॉमन ले लूं, राइट, रो स्क्वायर कॉमन लूं तो ये रो स्क्वायर इज टू थ्री बाई टू कॉमन आएगा, और ये टू इसके साथ कैंसिल हो गया तो बचा कौन? रो क्यूब। राइट, रो क्यूब बच गया तो रो क्यूब बाहर ले लो, तो रो क्यूब इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेस टू कौन? थ्री बाई टू। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आई इंटू ये रो स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आई अपॉन फोर पाई रो इतना बच गया सिर्फ, इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रेस टू थ्री बाई टू यानी कौन? सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। सो रिमेनिंग इज आई अपॉन फोर पाई रो एंड इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, ये आने वाला है कौन? वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा ने कहना डायरेक्टली राइट कॉस थीटा इंटू डी थीटा। होप समझ गए सब लोग। अब आप लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग इसको ट्वाइस इंटीग्रल जीरो टू पॉजिटिव पीक ऐसा भी लिख सकते हो। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो। आई अपॉन फोर पाई रो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है? साइन थीटा आता है, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, ऐसा भी किया चलेगा। तो अगर लिमिट सब्सटीट्यूट करते अभी, so therefore h phi equals to I अपॉन फोर पाई इंटू रो, अगर अपर लिमिट सब्सटीट्यूट किया कितना? साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज वन, माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस पाई बाय टू, तो साइन माइनस पाई बाय टू, साइन माइनस को बाहर फेंकता है, और साइन पाई बाय टू वन, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस वन। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग h phi इक्वल्स टू I अपॉन फोर पाई रो इंटू व्हाट इज दिस? टू, तो टू टू द फोर, and therefore we are getting now h phi equals to I upon टू पाई इंटू रो, एंड therefore इसको वेक्टर में लिखना है तो यू कैन राइट h bar equals to I upon टू पाई रो इंटू ए फाई कैप। तो ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। होप ये डेरिवेशन समझ गए, एकदम सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जैसा किया था वैसा। राइट, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर required expression for magnetic field intensity due to infinite current carrying conductor, due to infinite current carrying conductor। समझ ले हो? तो ऐसा है फिर तो ये डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो गया। तो होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सब लोग समझ गए। अब इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है वो है फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज derive expression for magnetic field intensity due to finite current carrying conductor. Finite current carrying conductor ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये सेम ही रहेगा एक्सप्रेशन, सिर्फ अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि ये डायग्राम अगर है, ये डायग्राम जो है ये आपको वापस निकालना पड़ेगा, बाकी तो पूरा सिमिलर रहेगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ क्या क्या चेंजेस रहेंगे, सिर्फ बाकी पूरा सेम रहने वाला है। ये जो डायग्राम आएंगी, ये डायग्राम में अभी कैसा इंटीग्रेटिंग लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वैसा नहीं रहेगा, डायग्राम यही रहेंगी सेम। सिर्फ अब फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट होने के कारण यहाँ पे लिमिट है ना, वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं रहेंगे। जैसे कि इनके बीच में एक कंडक्टर रखा है ऐसा समझो, ठीक है। तो यहां से यहां तक लिमिट रहेंगे। तो ये रहेगा लिमिट कौन, z1 इज इक्वल टू सपोज अल्फा वन, और ये रहेगा z2 इक्वल टू सपोज अल्फा टू, बस ऐसा रहेगा फिर। बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है। सो मैं लिखता हूँ लगे तो यहाँ पे वेरी सिमिलर, ऐसा आप लोगों ने मत लिखना, वेरी सिमिलर एक्सप्रेशन एज पर प्रीवियस अप टू, पूरा सेम रहने वाला अप टू, जैसे कि ये स्टेप तक, लिमिट जो अपन यूज कर रहे हैं ना ये स्टेप तक, कहा गया, हाँ यहाँ तक पूरा सेम ही रहने वाला है, समझ रहे ना। ये स्टेप तक पूरा सेम रहने वाला है। एग्जाम में अगर आता है तो आप लोगों को हाँ सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिमिट रहेंगे आप, z1 इज इक्वल्स टू अल्फा वन टू, तो अब ये थीटा हो गया ना, तो थीटा के लिमिट्स रहेंगे, तो डायरेक्ट अल्फा वन टू अल्फा टू लिखा तो भी चलेगा आप लोगों को, अल्फा वन टू अल्फा टू। तो ये हो गया फिर आई अपॉन 4 पाई रो, what is the integration of cos theta sin theta, and this is from limit alpha 1 to alpha 2, so I upon 4 pi rho inside the bracket sin of alpha 2 minus sin of alpha 1, ये हो गया h फाइव इक्वल्स टू, सो देयर फोर अगर आपको h चाहिए, h बार चाहिए, तो ये आएगा फिर I अपॉन 4 पाई रो इंटू साइन ऑफ अल्फा टू माइनस साइन ऑफ अल्फा वन इंटू लिखना पड़ेगा आपको ए फाइव कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ गए कि ये भी एक्सप्रेशन आप लोग क्लियर हो गया। आपको ये प्रूव करने के लिए भी पूछ सकते कि प्रूव दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज दिस, ये एक्सप्रेशन दे देंगे, इतना प्रूव करो भाई, ऐसा भी पेपर में आ सकता है। तो होप आप सबको यहां तक समझ में आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर ऐसा लिख सकते हो आप, समझ गए फिर, वेबर पर मीटर। तो ऐसे दोनों भी एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। अभी एज पर प्रीवियस मत लिखना आप लोगों ने, वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको यहाँ। तो चलो ठीक है, फिर अभी ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।